भैया तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यार यहाँ से सबसे पहले मुझे एक छोटी सी आपसे क्वेरी है कि कल हमने कुछ प्रिज्म पढ़ा था। प्रिज्म में हमने प्रिज्म का डेरिवेशन किया था, तो उसमें हमारा कुछ म्यू इक्वल टू आया था sin डेल्टा m प्लस a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय sin a बाय 2। याद है क्या सभी को वो? उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने तीन डेफिनेशंस भी लिखाई थी आपको, जिसमें एंगुलर डिस्पर्जन था। एंगुलर डिस्पर्जन समझ में आता है, आया था सभी को बेटा? The deviation difference between violet and red is known as angular deviation। हमने पढ़ा था मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन में कौन सा कलर? एंगुलर डेविएशन ऑफ द। उसके बाद पढ़ा था डिस्पर्सिव पावर। क्या था वो? एंगुलर डिस्पर्जन में जब डिवाइड करते हैं मीन डेविएशन से हो क्या जाता है? क्लियर बेटा? उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ा था, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। दोनों क्लियर है? चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक्चुअली यार इस दुनिया का जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है ये। एक्चुअली जितने भी माइक्रोस्कोप जो आप लेबोरेटरी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हो, याद होगा आपने, जैसे मान लो आपको किसी भी लीव या मतलब पत्ती का आपको स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं ना, स्टोमेटा, तो आप सब देखते हो तो इसमें माइक्रोस्कोप का यूज होता है। तो ये सब क्या होता है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप आज हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया यार। आज हम 9100 करोड़ लाइट ईयर दूर तक का देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास काफी एडवांस टेलीस्कोप है। आपने पता हुआ हबल टेलीस्कोप की इतनी एक्यूरेसी होती है कि यहाँ से 1 मील दूर पे, यहाँ से 1 मील दूर पर अगर कोई बंदा पेपर पढ़ रहा है तो आप यहाँ से देखोगे तो उसके पेपर में जो लिखे हुए डिजिट वो भी आप एकदम एक्यूरेसी से देख सकते हो, वो भी अच्छे तरीके से। आ रही बात समझ में? तो यार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे प्यारा सा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे आंखों हमारे फिटेड है हमारी बॉडी में। यस, आईज। सेकंड वाली में बात करूं तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम दो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक तो होता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर बेटा? ऐसे ही थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हम यहाँ पे एक तो करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल और एक होता है हमारा टेरेस्ट्रियल। दोनों टेलीस्कोप हम यहाँ पे पढ़ेंगे। गैलीलियो भी होता है जो ऑलरेडी सिलेबस में है, कभी से हट गया है वो सब। तो ये 5 चीजें हमें आज पढ़नी है, 1 2 3 4 5, और सब में आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है और काफी इंटरेस्टिंग है और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो गेट रेडी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी पहली नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे बोलते हैं हम आईज या आई होती है। तो लिखिएगा आईज। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल आईज। हाँ, बायोलॉजी वाले बच्चे तो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मैथमेटिक्स वाले पढ़ चुके होंगे 9 10 में। देखिएगा इसमें आईज में आईज आर natural optical instrument which are fitted in our body, ऑलरेडी ये क्या होती है हमारी बॉडी में। वैसे इनका मेगापिक्सल की बात करें तो ये 576 मेगापिक्सल होती है। अरे बात समझ में? मतलब अभी कैमरा जो पहुंचा है वो हाईएस्ट पहुंचा है 108 मेगापिक्सल, किसी मोबाइल में कैमरे की बात कर रहा है। तो जब तक 576 तक पहुंचेगा तो हम मतलब बोल भी उसके लिए पिक्सल साइज मतलब बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। अब देखो आईज में भी यहाँ पे हमारे, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला है आपको कि ये कैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बेटा? नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक एक चीज बेटा समझना है हमें, चाहे वो बेसिक हो लेकिन हर चीज हमारे काम की है। अब इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम नियर पॉइंट
और एक को बोलते हैं हम फार पॉइंट। आएगा समझ में? यस। अब नियर पॉइंट, आप नियर पॉइंट मतलब आप करीब की कितनी करीब की चीज देख सकते हो, तो मतलब आप काफी करीब के कितने करीब आएंगे तो क्या थोड़ा सा ब्लर नजर आता है 15 सेंटीमीटर। तो एक अगर डेफिनेट डिस्टेंस में तो वो 25 सेंटीमीटर जिसे हम बोलते हैं। तो किसी भी आइस का जो नियर पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, ये होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में? अच्छा फार पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो फार पॉइंट कितना होता है यहाँ पे? हम यहाँ से सितारों को भी देख सकते हैं। अरे बात समझ में? तो यार हमारा जो फार पॉइंट हमारी आई के लिए होता है वो कितना होता है? इन्फिनिटी। और अगर मैं नियर पॉइंट की बात करूं तो इसे हम यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, ये बात समझ आ रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, ये कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमारे मन से मिनिमम 25 सेंटीमीटर की अगर गैप में तो वो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आएगी, बिल्कुल वेल क्लियर नजर आएगी। उसके करीब आएंगे तो हाँ नजर आएंगे हमें, लेकिन थोड़ी सी क्या हो जाएगी? ब्लर हो जाएगी, फेडेड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? 25 हमें वो एकदम परफेक्ट नजर आएंगे, 25 दूर जाएंगे तो भी हमें अच्छी नजर आएगी। मतलब हम यहाँ पे देखा जाए तो हमारी जो रेंज होती है, अगर आई की हम बात करें रेंज, तो ये रेंज इसकी क्या क्या लिखूंगा बेटा? मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। क्या लिख सकते हैं इसको यार? 25 सेंटीमीटर से कहां तक देख सकते हो? इंफिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे नोट कीजिएगा। नियर पॉइंट और फार पॉइंट की यहाँ पे मुझे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। वैसे स्टार्ट किया क्या यार, ये हमारी क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। और इसको हम यहाँ पे मान लो किसी डिस्टेंस पे ले लेते हैं। तो यार ये क्या, ये ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर एक एंगल बना रही है, क्या बताओ? यस, मान लो एंगल बना रही है अल्फा। आएगा समझ में? यस। तो ये अल्फा ही इसका साइड डिजाइन करेगी। अल्फा को बोलेंगे हम कौन सा एंगल? विजन एंगल। आरे बात समझ में? और मान लो कि इसकी डिस्टेंस क्या है? डी, तो आप इसकी साइड निकाल सकते हो। मान लो इसकी साइड क्या है? एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट यूज करके जो साइंटिस्ट हैं किसी भी प्लेनेट या मतलब किसी भी स्टार की साइज को यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस मतलब वहां से आने लाइट में कितना टाइम लगता है वो टाइम निकाल के हम इजीली निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मुझे एच निकालना है तो आपने 6th क्लास में ये पढ़ा था कि ये होता है आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। ये पढ़ा था क्या? है ना? तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? अल्फा। रेडियस कितना होगा? डी मान लेते हैं इसको। यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम रेडियस मानते हैं। तो हम इस तरह से इस फार्मूले का जनरल यूज करके हम क्या निकालते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी हमारा हाइट वगैरह निकाल सकते हैं। अरे समझ में? तो कोई ऑब्जेक्ट हमें कितनी बड़ी नजर आती है वो एक्चुअली डिपेंड करता है उससे बनने वाले विजन एंगल पर। एक हाथी भी हमें चींटी नजर आ सकता है। अरे बस समझ में? कब नजर आता है? वो जब डिस्टेंस अब ज्यादा डिस्टेंस हो गई तो काफी दूर होगा तो उससे बनने वाला एंगल जो विजन एंगल है वो क्या होगा? बहुत छोटा होगा। इस वजह से हमें हाथी क्या लगता है? चींटी लग सकता है। सीधी समझ में आ रही है मेरी बात? तो यार ये चीजें हैं। तो अभी आपको अगर हम बात करें तो विजन एंगल पर ही डिपेंड करता है कि किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट हमारी नजर आती है। यहाँ तक का सीन क्लियर है? अब यहाँ पे जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप करते क्या है? विजन एंगल बढ़ा देते हैं, है ना? उनका काम क्या है भैया? विजन एंगल को मतलब बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। अब वो क्या करते हैं? जैसे मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ टेलीस्कोप से, तो वो हमें ऐसा करीब नजर आता है? वो करीब नहीं है, एक्चुअली वो हमें क्या नजर आता है? बड़ा नजर आता है। अरे बात तो हम एक्चुअली वो क्या होता है? बड़ा नजर आता है। तो जो टेलीस्कोप वगैरह ये सब चीजों को मैग्नीफाई करते हैं तो इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अपन ने पहले पढ़ा था उसे बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, है ना? उसको हम लेटरल मैग्नीफिकेशन भी बोल सकते हैं, मतलब लीनियर मैग्नीफिकेशन। लेकिन जो यहाँ पे पड़ेगा इसको बोलेंगे हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ये इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अरे बस हमें हर चीज के लिए अलग अलग होती है। मतलब मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सिंपल सी डिस्टेंस में माने कि हम उसे खुली आंखों से देखें, ओपन आईज, और दूसरी केस हम जब टेलीस्कोप से देखें तो टेलीस्कोप से देखेंगे तो विजन एंगल ज्यादा बनेगा, और अगर खुली आंखों से देखें तो विजन एंगल कम होगा। तो वो जो विजन एंगल ऑफ मतलब ड्यूरिंग टेलीस्कोप डिवाइडेड बाय विजन एंगल ड्यूरिंग ओपन आईज का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं अपन मैग्नीफाइंग पावर। तो ये अब सारी चीजें करेंगे तो ये वाला समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कितनी बड़ी नजर आती है कितनी छोटी नजर आती है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? उससे बनने वाले। ठीक है? यस। तो इसको भी नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस पे। क्या होता है विजन एंगल का जनरल मीनिंग? होता है एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन हाई।
हमारे पास इज नोन एज विजुअल कलर। सीधी बात है। Yes. अब यहाँ से हम बात करते हैं आगे, हम आई के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जनरली इसकी थ्योरी आप चाहे तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं और पढ़ सकते हो, तो कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे ह्यूमन आई की सवाल नेक्स्ट हेडिंग इज ह्यूमन आई। अच्छा, ह्यूमन आई और जो एनिमल आई में काफी डिफरेंस होता है। यस, रेक्टेंगुलर। कुछ जानवरों को ये जो बहुत अलग अलग तरीके से चीजें दिखाई देती है। स्नेक्स को दिखे हमें ये दुनिया बिल्कुल कलरफुल दिखाई देती है। कुछ वाले जो एनिमल्स के मतलब उसमें रोड मतलब इनमें एक रोड वो होती है कोशिका, रोड सेल्स वो नहीं होती है, तो इसलिए उनको सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। अरे बस समझ में, जो स्नेक्स होते हैं उनको ये फायर टाइप नजर आता है उनको। यस, थर्मल हीट। यस, थर्मल टाइप को नजर आता है। वो थर्मल को सेंस कर सकते हैं बहुत बहुत तरीके से। मतलब सबका अपना अपना सुपर पावर है, ठीक है। अपना भी सुपर पावर है कि हम इस दुनिया को काफी खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं। इट इज मतलब पूरा कलरफुल जैसा है वो सब कुछ हमें नजर आएगा। तो चलिए ह्यूमन आई। ईगल क्या है का पावर क्या होगा? ईगल का बहुत ज्यादा होता है, वो तो काफी डिस्टेंस से मतलब मेजर कर लेता है। इनफैक्ट जो एक वो होता है किंगफिशर, उसका और एक और जो होता है बगुला जैसे बोलते हैं, उसका भी कंसंट्रेशन अलग लेवल का होता है। तो चलिए ह्यूमन आई, तो इसको हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं। एक और बात बता दूं मैं आपको, ह्यूमन आई जो होता है वो एक्चुअल में जो भी इमेज बनाता है उसको उल्टा बनाता है। अपने जो रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है बेटा? उल्टा बनता है, मतलब सीधा नहीं बनता है। लेकिन हमारा दिमाग उसको सीधा करके रीड करता है। आ रही बात समझ में? ये हमारी आई का स्ट्रक्चर है। यहाँ कुछ सेल्स लगी हुई, आप भी साथ में बनाते चलो। सिलियरी सेल्स, सीलियरी मसल्स। इस वाले को हमारे यहाँ पे क्लियर होती है। ठीक, ये वाली हमारी माइंड के साथ कनेक्ट होता है। तो ये देखो इमेज बनता है, इस वाले के जोन को यहाँ पे बोलते हैं कुछ रेटिना। क्या बोलते हैं इसको भैया? रेटिना। नाम भी लिखते जाते हैं हम लोग। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं इसको बताओ जरा? इस वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबा? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्निया। कॉर्निया। और ये जो लेंस होता है ये कौन सा लेंस होता है वैसे? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स लेंस। इसकी फोकल लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब ये जो फोकल लेंथ thickness वेरिएबल होती है। होता है। बताया था 2.25 सेंटीमीटर, 5 बताया था मैंने। हर चीज अपन बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी लिक्विड भरा होता है क्या? एक्वस ह्यूमन। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमन। ह्यूमन ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। उसके बाद ये यहाँ पे इसको जो एक्सेस करने के लिए क्या होती है? सीलियरी क्या होती है उसकी? CILIARY। सीलियरी। हाँ, मसल्स। क्लियर? उसके बाद इस वाले लिक्विड को एक्वस ह्यूमन बोलते हैं। और यहाँ पर भी रेटिना पर दो पॉइंट होते हैं। कौन कौन से स्पॉट होते हैं बताओ जरा? येलो स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। हाँ, अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट ऊपर होता है नीचे? नीचे ऊपर होता है। ऊपर होता है क्या? ब्लाइंड स्पॉट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज येलो स्पॉट में बनता है तो ही हमें चीजें दिखाई देती है, अदरवाइज को नहीं दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है? ब्लाइंड स्पॉट में बनने वाली चीजें नहीं दिखाई देती है। अब यहाँ पर और बताओ इसमें और कोई चीज जो हमको बताओ। आइरिस। हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लेयर होती है क्या अंदर? अच्छा, इस ब्लैक कलर की लेयर को क्या बोलते हैं? कोरोइड नाम सुना है? कोरोइड नहीं इसमें कोरोइड। अरे आप लोग बायोलॉजी वाले बच्चे हो, उससे बेहतर जानते हो आंखों के बारे में। तो ठीक, अब देखो यहाँ पर
और कोई आयरिश किसे बोलते हैं पता है? आगे वो फिनोट ठीक होता है क्या एक छोटा सा होल होता है क्या? सर वो लेंस के आगे हाँ लेंस के आगे वो लाइट कितनी सर, आइरिश जाती है उसके लाइट बाद- कितनी जाती है वो एडजस्ट करते ये हैं डिपेंड करता है इस पे। आयरिश पुपिल साइज साइज ऑफ सर पूरा सीन क्या है यहाँ पर कि लाइट रे सपोज करो यहाँ जाती है तो सबसे पहले उसके पास जो आती है एक मेम्ब्रेन आती है इसे बोलते हैं कॉर्निया। अरे बस समझ में? Yes. कॉर्निया। उसके बाद एक्चुअली आपने एक मोतियाबिंब नाम का वो चीज सुना होगा। Yes, क्या होता है ऊपर एक लेयर जम जाती है ना उसको बोलते हैं मोतिया अब देखो यहाँ पे हमारी लाइट रे सबसे पहले किससे मिलती है हमारी कॉर्निया से। कॉर्निया में एंटर होती है और यहाँ पे आइरिश होती है। ये आइरिश ये डिसाइड करती है जैसे आपने कभी कभी ये फील किया होगा कि हम गर्मियों के दिनों में हम मान लो क्रिकेट खेल के घर आए और जैसे आए तो बिल्कुल हमें अंधेरा सा मतलब कम लाइट। क्यों इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जब हम बाहर थे तो धूप ज्यादा थी तो हमारी आइरिश क्या थी छोटी थी क्योंकि उसे तो एक सफिशिएंट मतलब लाइट चाहिए अंदर ले जाने के लिए Adjust तो करने के बस लिए। थोड़ा सा ही लाइट हमारे अंदर जा रहा था मतलब हमारे आंखों के अंदर। तो जैसे ही हम यहाँ क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट है जैसे हम अंधेरे कमरे में जाते हुए थोड़ा सा भी जहाँ पे डार्क हो तो हमें पूरा डार्क क्योंकि फिर हमारी आइरिश को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हमें तो हमें देखना थोड़ी देर के बाद सभी नॉर्मल हो जाता है। अरे बस समझ में वो रिलैक्स हो जाती है। तो यार यहाँ तक कैसे क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे एक लेंस लगा होता है जो ऑटोमेटिक अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर चुका होता है कि ये ऑटोमेटिक इतना इंटेलिजेंट लेंस है कि भैया अगर हम यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम दूर की ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या करीब की ऑब्जेक्ट को तो ये उस हिसाब से अपना जो फोकल लेंथ यहाँ पे एडजस्ट करता है। उसकी फोकल लेंथ किनके बीच में होती है? मिनिमम 2.25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 2.5 सेंटीमीटर। क्या तक क्लियर है? यहाँ से लाइट रे उसका रिफ्लेक्शन होता है कि लाइट का और उसका फाइनली इस वाले से लिक्विड से होते हुए यहाँ पे इसका इमेज बनता है कहाँ पे? रेटिना पे। और ये रेटिना पे जो बनने वाला जो इमेज होता है इस इमेज की बात करूं मैं रेटिना पे जो एक इमेज हमारा फॉर्म होता है ये इमेज हमारा कैसा होता है बताओ जरा कोई बताएगा मुझे? इन्वर्टेड रियल एज वेल एज स्मॉल है ना छोटा ही बनेगा। अच्छा यार फिर तो लेकिन चीजें तो हमारी सीधी दिखाई देती है मतलब जैसे अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगना चाहिए क्लास उल्टी करनी है ऑप्टिक नर्व से जाती क्योंकि हमारे जो ये जो सेंसर्स होते हैं हमारा माइंड जो है उसे मतलब सीधा करके सेंस करता है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये सारा गेम जो होता है ना उस इमेज को इन्वर्टेड से इरेक्ट बनाना ये सारा गेम है हमारे माइंड का। तो इसकी थ्योरी पार्ट जो है वो आप एक बार क्या करेंगे रीड करेंगे एनसीईआरटी में। ठीक है फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो इसको आप नोट कर लीजिएगा पहले तो आई डिफेक्ट्स बोलते सही है। अच्छा डिफेक्ट्स में सबसे पहले जैसे मान लो कोई यहाँ पर कुछ बंदे को दूर का नहीं दिखाई दे रहा है किसी को पास का नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है तो पहला जो आता है इसे हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। अच्छा क्या क्या बोलते हैं इसको बताओ जरा? फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया की मायोपिया हाइपर नियर साइटेडनेस को शायद मायोपिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेट्रोपिया की सही भैया? मेट्रोपिया ठीक भैया तो हाइपर मेट्रोपिया मतलब एक देखो यार एक्चुअल में इस वाले डिफेक्ट में क्या होता है ये नाम का निकला है फार का मतलब होता है कि ये वैसे दूर का तो दिखाई मतलब दूर की साइड तो है इसके पास वैसे करीब का नजर नहीं आता यहाँ। अरे बात समझ में? तो लिखिएगा सबसे पहले फार साइटेडनेस या फिर इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। लिखना है बेटा फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। In this defect, I can see far objects and unable to see near objects. Unable to see near objects. बात समझ आ गई?
नियर मतलब करीब की चीजें दिखाई नहीं देती। ठीक, अब इसका रीजन क्या होता है? जैसे मान लो ये मुझे 25 सेंटीमीटर मेरा जो नियर पॉइंट है, अब ये शिफ्ट होके चला गया मान लो 50 सेंटीमीटर है। अब मुझे बुक को ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। अरे मैं समझ में, मतलब यहाँ पर सीन क्या है कि यहाँ पे जो नियर पॉइंट है वो क्या हो गया, अवे फ्रॉम द आई हो गया क्या? अरे बात समझ में? तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो हमारा नियर पॉइंट है वो शिफ्ट होके थोड़ा चला जाता है दूर। समझ में आ गई क्या बोला मैंने? कि इसमें दूर का, अच्छा दूर का तो नजर आता है लेकिन करीब का नजर नहीं आता है। तो आगे लिखिएगा, इन दिस डिफेक्ट नियर पॉइंट शिफ्ट अवे फ्रॉम द आई, अवे फ्रॉम द आई। अवे फ्रॉम द आई, मतलब नियर पॉइंट पहले 25 सेंटीमीटर पे था, अब ये दूर होके मान लो 50 सेंटीमीटर पे या फिर 100 सेंटीमीटर पे हो जाता है। तो अब यार हमें क्या करना है, इसको क्योर करने के लिए हमने कुछ लेंस के बारे में सोचा ही होगा कि हम कोई लेंस लगा दें। तो इसको क्या करते हैं हम क्योर करने के लिए, यहाँ पे हम जो यूज करते हैं, पहले तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे बेटा नियर पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाता है क्या? शिफ्ट अवे। अरे बात समझ में? दूसरा एक और पॉइंट मैंने बोला कि भैया फार साइडनेस में अपन फार विजन जो होती है हमारी, फार विजन वो तो राइट होती है लेकिन नियर विजन वो क्या होती है? कमजोर होती है। बात समझ आ गई? यस। थर्ड पॉइंट, अगर इसकी हम बात करें क्योर की, कैसे करेंगे इसको? लेंस यूज करेंगे। Yes. इसमें यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। किसका यूज करेंगे बेटा अपन यहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंस का। बात समझ में आ गई? Yes. फार साइडेडनेस में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। और ये जो चश्मे होते हैं ये जनरली हम सिर्फ पढ़ते टाइम ही यूज करते हैं। यस, अरे बात समझ, जनरली पढ़ते टाइम। नजदीक के लिए। यस, क्योंकि नजदीक के लिए हमें यूज लाना है, जैसे दूर का तो हमें दिखाई देता ही ऑलरेडी। Yes. तो हमें क्योंकि हमारा देखो अभी मैं हर चीज आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक समझाऊंगा। तो क्योर में लिखिएगा, क्योर में लिखिएगा फार साइंटिस्ट में दूर का नहीं लिख सकते क्या? दूर की चीजें नहीं लिखते। दूर की चीज तो देख सकता है। अरे फार साइडेडनेस नाम का फार साइडेडनेस है, दूर का मतलब होता है दूर का देख सकता है, बस पास का ब्लर हो जाता है। मतलब फार साइडेड मतलब दूर की साइड तो है लेकिन इसके बाद भी डिफेक्ट है। ऐसे अरे बात समझ में? दूर अभी जो फार साइड तो है उसके पास, लेकिन फिर भी क्या है? डिफेक्ट है। तो मतलब नियर का नजदीक का नहीं दिख रहा होगा। नजदीक का दिखने का एक ही रीजन होता है कि क्यों नहीं दिख रहा होगा, कि भैया पहले जो मान लो 25 सेंटीमीटर पे था हमारा नियर पॉइंट, अब वो शिफ्ट होके कहां चला गया? थोड़ा दूर चला गया। मतलब अब हमें दूर का तो क्लियर नजर आएगा लेकिन थोड़ा करीब का हमें क्लियर नजर, यस, हमें थोड़ा सा ब्लर लग जाएगा। तो उसके अभी हम इसको बताएंगे हर चीज। क्योर में लिखिएगा, लिखिएगा टू क्योर दिस डिफेक्ट we will use convex lens, convex lens। इसका रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। क्या 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 यूज करेंगे बेटा अपन लोग? कॉन्वेक्स लेंस। क्या बेटा सीन क्लियर है बेटा? चलिए इसको हटा दूं मैं। यस। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है, फार साइडेडनेस। इसको फार साइडेडनेस ही क्यों बोलते हैं? इसका भी एक रीजन है कि यहाँ पर जैसे मान लो हमारी आंख है, ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बनाऊंगा इस तरह से। अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये हेडफोन जैसी लग रही होगी आपको। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर आपको मान लो यहाँ पे जो इमेज बनेगा इसका वो थोड़ा सा रेटिना से क्या क्या हो जाता है बेटा? आगे चला। अरे वैसा में आगे चले जाता है। तो अगर अब यहाँ पे रेटिना में तो इमेज बन ही नहीं रहा, तो इस रेटिना के दिमाग में क्या है कि भैया है नहीं, या तो कोई ऑब्जेक्ट मतलब या तो ब्लरी है जो कि फेडेड है, तो यहाँ पे दूर चले जाता है। जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ पे रेटिना के इमेज ना बनते हुए क्या चले जाता है? तो जब हम यहाँ पर आगे इसके आगे कॉन्वेक्स लेंस अगर हम चिपका दे, आगे कौन सा लेंस चिपका दे? इसके कॉन्वेक्स लेंस अगर चिपका दे तो उस केस में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो कहाँ बन जाएगा? रेटिना में बन जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब रेटिना में यहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा। इस वजह से हमें तो ये कौन सा यूज करना पड़ेगा? हमारा कॉन्वेक्स। अब ये रेटिना, ये कॉन्वेक्स लेंस कर क्या रहा है?
ये बोलता है कि मान लो किसी बंदे का, किसी भी मैन का जो नियर पॉइंट है, जनरल अगर कोई हेल्दी आई है तो उस केस में तो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन वो शिफ्ट होके चला गया 50 सेंटीमीटर पे। तो वो क्या करता है, जो 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखी होती है उसका इमेज बना देता है वो 50 सेंटीमीटर पे। बात समझ में आ रही है मेरी? जो भी 25 सेंटीमीटर पे जो भी ऑब्जेक्ट रखी है उसका इमेज वो कहां बनाता है? 50 सेंटीमीटर पे। तो आई को लगता है कि ठीक है भैया अब दिख रही है हमें अच्छे से, क्लियर है बेटा? तो ये क्या करता है, बस आंखों को बेवकूफ बनाने का काम करता है। अरे जो भी हमारे लेंसेज होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि नहीं ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर ही रखी है, तो वो क्या करते हैं, जो भी पास वाले ऑब्जेक्ट है उनका इमेज थोड़ा सा कहां बना देते हैं? दूर बना देते हैं। तो हमें दूर का तो दिखता है यार, बात समझ में आ रही है? तो यार ये सारा सीन होता है कि ये लेंस रेटिना से बाहर चले जाता है, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं आपकी फार साइटेडनेस। तो ये क्या करता है, मान लो इस आई के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे कोई आई रखते हैं और मान लो हमने यहाँ पे इसमें यहाँ पे लेंस लगा रखा है, तो ये जो मान लो कि ये यहाँ से लेके यहाँ पर इसे बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ये कितने डिस्टेंस से, मान लो डी डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस में? डी। तो ये इस डी का हमारा जो यहाँ पे मान लो हमारा जो नियर पॉइंट है वो यहाँ से डी से डी डेस हो गया। तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना देगा बेटा? डी डैश पर, मतलब यहाँ पे बना देगा। मतलब पहले तो हमारी यहाँ से आ रही थी, चलो इसको इस तरह से लेते हैं, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ये इस तरह से पॉइंट हो गया, मतलब ये यहाँ पे इसका जो इमेज बना के कहाँ बना देता है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखिए तो यहाँ पे क्या बना देगा? इमेज। तो हमें डी डेस पे नजर आ रहा है कि डी डेस तो हमें नजर आता है, तो हमें क्या लगता है कि भैया हम चीजों को देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब एक टाइप का ये इल्यूजन क्रिएट करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? कि हमें 25 में नहीं दिखता है, 50 का तो दिखता है। तो ये क्या करता है, 25 के ऑब्जेक्ट को कहां बना देगा? 50 सेंटीमीटर पे, ताकि वो हमें इजीली दिखे। तो चलिए इसको भी आप निकाल देंगे, मतलब एक डॉट के लिए अभी आपको कॉन्टेक्स्ट देने से, तो ये 1 2 3 डायग्राम से बना लेना इजीली, कुछ नहीं है, बना लीजिएगा इसको सिंपल। हमने एक लेंस फार्मूला पढ़ा होगा 1/v - 1/u = 1/f। पढ़ा है क्या बेटा? पढ़ा है? यस। अच्छा भैया यहाँ पर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव जाएगा क्या? यस। पॉजिटिव तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। मतलब u जो है हमारा क्या, वो d पर है। u क्या है हमारा, बताओ जरा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? d पर। तो उसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे? d डेश पे बन रहा है, इज इक्वल टू 1/, यहाँ से हम फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, बताओ जरा? -1/d डेश माइनस 1/f। तो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा अपना d - d डेश 1/d डेश कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा d डेश माइनस d डिवाइडेड बाय d डेश इज इक्वल टू 1/f। इसको रिवर्स कर दें तो हम कैसे निकालेंगे? इक्वल टू d डैश बाय d डेश माइनस। अगर कोई 50 सेंटीमीटर किसी का जो नियर पॉइंट शिफ्ट होके कहां चला गया? 50 सेंटीमीटर पे चला गया, तो उसको अभी निकाल सकते हैं क्या बेटा? 25 * 50। कैसे निकालेंगे? 25 * 50 डिवाइडेड 50 - 25 कितना होना चाहिए? 50। ये निकाल सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, इसको भी नोट कर लीजिए, एक सिंपल है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला लिखिएगा नियर साइटेडनेस। इन दिस डिफेक्ट, इसको मायोपिया भी बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो इन दिस डिफेक्ट नियर साइड मतलब नियर की साइड तो है लेकिन दूर का है। यस, इन दिस डिफेक्ट आई कैन सी near objects clearly, near objects clearly, near objects clearly, but unable to see far objects clearly। मतलब उसे दूर की ऑब्जेक्ट तो भैया नहीं दिखाई देती है। जब हम बात करें तो नियर जो है, नियर ऑब्जेक्ट्स को तो ये क्लियर से दिखती है, बट फार ऑब्जेक्ट इसको दिखाई नहीं देती। मतलब दिखाई तो देती है, इनका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, मतलब थोड़ा सा क्या ब्लर आ रहेगा समझ में। तो यहाँ पे जो फार ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगी भैया? ब्लर हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद
इसका क्योर क्या है बताओ जरा। पहले अपन ने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया था, अब कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस। ठीक है, आगे लिखिएगा। फॉर प्रिवेंशन या क्योर जो भी है दिस डिफेक्ट वी विल यूज, कौन सा लेंस यूज करेंगे बेटा? कॉनकेव लेंस, राइट। यहां पे हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। अच्छा, लेंस के बारे में आप याद कर सकते हो। देखो फार में कितने होते हैं बेटा? 3 वर्ड, 3 मतलब डिजिट होते हैं, ये क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स, ठीक है ना। तो फार के लिए कॉन्वेक्स, और अगर मान लो नियर साइटेडनेस की बात करूं तो उसके लिए कॉनकेव। मतलब जिसमें कम नंबर ऑफ डिजिट उसमें कम नंबर ऑफ डिजिट वाला है, और जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट उसमें ज्यादा नंबर। है कॉनकेव में ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट है ना। जैसे कॉन्वेक्स में 1 2 3 4 5 6, 3 के लिए तो यहां पे 6 हो गया, और 4 के लिए यहां पे 7। क्लियर हो जाएगा ये आपको? नहीं, ताकि क्या होता है बंदा कभी कभी मिस कर जाता है, कंफ्यूज होता है। तो याद रखिए फार में 3 डिजिट है, तो उसको उसके लिए कम मतलब डिजिट है, और कम मतलब अल्फाबेट्स है ना, कम स्पेलिंग वाला। और ऐसे अगर मान लो नियर में 4 है, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये याद हो जाएगा। तो आगे लिखिएगा, ये कितना याद रखा कर लिया बेटा सारा बच्चों ने? तो यहाँ पे कौन से लेंस का यूज करेंगे अपन? कॉनकेव लेंस। अब देखो कॉनकेव लेंस क्या करता है? कॉनकेव लेंस, अब यहाँ पे हुआ क्या है हमारी आंखों को कि हमें यहाँ पे लेंस की जरूरत पड़ी होगी कि मतलब हमें दूर का नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि हमारी जो फार जो साइटेड है वो क्या हो गई? ब्लड हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फार पॉइंट ऑफ इंफिनिटी था क्या पहले, वो इंफिनिटी शिफ्ट होके कहां आ गया? नियर आ गया। अरे बात समझ में? मतलब जो पहले इंफिनिटी था वो इंफिनिटी शिफ्ट होकर थोड़ा सा नियर आ गया। मैंने बोला कि भैया मुझे तो सिर्फ 50 मीटर तक के ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, उसके बाद मुझे पूरी ब्लड दिखाई दे रही है। तो मेरा जो फार पॉइंट है वो कितना है भैया? 50 मीटर है। मतलब मुझे 50 मीटर से ज्यादा दूर की डिस्टेंस के जो ऑब्जेक्ट मुझे नजर नहीं आएंगे। आ रही बात समझ में? तो यार क्लियरली यहाँ पे जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी शिफ्ट होकर कहां पे जाता है बेटा? करीब आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइप के डिफेक्ट में फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी से शिफ्ट होके कहीं ना कहीं किसी डिस्टेंस पे आ जाता है। आ रही बात समझ में? तो इस अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो कॉनकेव लेंस है ये करता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लो पहला, अगर मान लो हमारी ये आंख है और यहाँ पे अगर हमने कोई अभी तो कोई इनफाइनाइट से जो ऑब्जेक्ट आ रही है, जो भी पैरेलल आ रही है, मतलब पैरेलल यहाँ से आ रहा है, इसका जो इमेज है वो क्या नियर बन जाएगा क्या? यस। मतलब रेटिना पे नहीं बना, रेटिना से पहले बन गया। अब रेटिना तक तो लाइट पहुंची नहीं, मतलब रेटिना भी इमेज नहीं बन रहा है, तो फिर उसका मतलब उसे नजर कैसे आएगा? अगर मान लो इमेज को देखना है तो रेटिना पे और लाइट का पड़ना या रेटिना पे इमेज का बनना कंपलसरी है क्या? आ रही मेरी बात समझ बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा केस, अगर मान लो कि हमने यहाँ पे इसमें स्पेक्स पहने हुए, ऐसे पूछेंगे बेटा? यस। तो स्पेक्स हमने पहने हुए, तो उस केस में जो भी इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट आ रही है उसका एक्यूरेट उसका इमेज कहां बनता है बताओ जरा? रेटिना में बन गया कॉन्वेक्स है ना। यहाँ पे इसने क्या किया कि जो इनफाइनाइट से जो लाइट आ रही थी उसको इसने एक इमेज बना दिया यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस है जो इनफाइनाइट पे थी हमारी ऑब्जेक्ट, तो उससे जो भी लाइट आ रही थी उसका इमेज का कहां बना दिया इसने? कहीं ना कहीं एक डेफिनेट पॉइंट बना दिया। तो अब इसको तो हमारी आंखें देख सकती है क्या? मान लो कि हम तारों को देख रहे हैं लेकिन हमें तो सिर्फ 100 मीटर तक का नजर आता है। तो क्या करते हैं स्टार्स जो है उनसे जो लाइट आ रही है उसका इमेज जो है ये जो हमारा लेंस है ये कहां बना देता है? 100 मीटर पे बना देता है। तो हमें क्या हुआ, हमें नजर आ जाता है। आ रही बात समझ में? चाहे 100 पे ना बनाए, उसके करीब बना दे लेकिन तो भी हमें नजर आ जाएगा। मतलब ये क्या करता है भैया, जो रेंज है जो इनफाइनाइट से लाइट आ रही है उसको करीब उसका इमेज बनाता है। सीधी सी बात है, बात समझ में आ रही है? तो वापस से रिवर्स जाओ, हमने पढ़ा था सबसे पहले फार साइटेडनेस। फार को यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें फार का मतलब क्या होता है कि हमारे पास फार साइटेडनेस मतलब हमारे पास हमारा फार पॉइंट तो सही है लेकिन नियर पॉइंट में कुछ गड़बड़ हुई। नियर पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाता है? यहाँ पे दूर चला जाता है। बात समझ ये बोला हमने। और उसके बाद हमने फोकल लेंथ कैसे निकाले थे वो भी अभी बताया था मैंने, d डैश अपॉन d डैश माइनस d। याद है क्या बेटा सभी को? क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नियर साइटेडनेस, उसको क्या कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया था अपन ने उसमें? यस, वेरी गुड। अगर उसमें 3 अल्फाबेट्स है तो अपन 6 अल्फाबेट वाला यूज करेंगे। उसके बाद नियर साइटेडनेस, जैसे बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया में क्या हो जाता है, सीन क्या हो जाता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, यस, हमें अवे वाली ऑब्जेक्ट में मतलब फार पॉइंट्स हमारा क्या होता है वो नियर शिफ्ट हो जाता है। फार पॉइंट तो वो क्या करीब आ जाता है। इस वजह से क्या होता है हमें दूर की ऑब्जेक्ट से वो अच्छे से नजर नहीं आती है।
तो हमारा ये लेंस क्या करता है, ये फार जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है उनका जो हमारे पास में ही कहीं ना कहीं इमेज बना देता है। इस वजह से फिर ये हमें बहुत ज्यादा अच्छे से वेल क्लियर नजर आती है। बात समझ में आ गई है अच्छे से? तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेस बायोपिया, यार प्रेस बायोपिया ये कुछ ये एक्चुअली उम्र बढ़ने के साथ साथ ये आती है ये चीजें कि आपका जो यहाँ पे आईलेंस हो जाता है, जैसे मान लो कोई व्रत हो गए तो उनका जो आईलेंस होता है उसका जो मटेरियल होता है, इसको मतलब अपना क्या है, अपना लेंस जो आईलेंस है वो जो फ्लेक्सिबल है, मतलब वो अपने आप के फोकल लेंथ को वो यहाँ पे कम ज्यादा कर सकता है। अब वो क्या होता है कि मतलब उनका जो लेंस है वो थोड़ा सा बिल्कुल एकदम मतलब क्या होता है स्टिफनेस हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है। तो क्या होता है जो हमारी सेल्स होती है यहाँ पे सिलिकॉन सेल्स होती है वो क्या होती है इतना फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती कि वो उसको यहाँ पे मोटा या पतला कर सके। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे मोटा मतलब देखो दबाव डालते हैं तो फोकल लेंथ कम हो जाती है और अगर खींचते हैं तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है। ये सीन होता है। यस, अभी पढ़ा था मैंने, बीच से काटा था तो फोकल लेंथ 2 टाइप हो गई थी। यस, पढ़ाया मैंने। तो जो सिलिकॉन सेल्स क्या होती है उनका काम होता है पुल या पुश करना का लेंस को। अब यहाँ पे जब प्रेस बायोपिया में क्या सीन होता है कि भैया उन सिलिकॉन सेल्स में इतनी पावर नहीं होती, या फिर वो लेंस इतना स्टिफ हो जाता है कि ना तो उसको प्रेस कर सकती है और ना ही उसको पुल कर सकती है। बात समझ में आ गई? इस वजह से क्या होता है ये यहाँ पे प्रेस बायोपिया, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया। बात समझ में आ गई? क्या होता है बेटा प्रेस बायोपिया का मतलब मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको मतलब दोनों मतलब जिसको ना तो दूर का दिखाई दे और ना ही पास का दिखाई, मतलब देखो इसका मतलब ये कि नियर पॉइंट तो शिफ्ट हो गया, मान लो पहले 25 सेंटीमीटर में था अब वो 100 सेंटीमीटर पे चला गया, और फार पॉइंट हो गया वो मान लो 10 मीटर पे आ गया। तो बस 100 सेंटीमीटर से 10 मीटर की ऑब्जेक्ट नजर आएगी, ना तो उसके करीब वाली आएगी और ना ही उससे बाहर वाली, मतलब एक रेंज हो जाती है वो बिल्कुल एकदम पास हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है। जैसे अपनी रेंज है वो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक है, लेकिन वो जो रेंज हो जाती है वो थोड़ी सी उनकी छोटी रेंज हो जाती है आंखों की। इस वजह से यहाँ पे कौन सा होता है प्रेस बायोपिया। तो आपने कभी न कभी कुछ लोगों को इस तरह से नजर, ये चश्मे होते हैं देखे होंगे आपने, यहाँ पे इस तरह से आएगा समझ में? अच्छा ये जो लेंस होता है ये कौन सा होता है पढ़ने के लिए? कॉन्वेक्स होता है। ये वाला क्या होता है? तो ये बना लो सकते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रेस बायोपिया एक्चुअल में क्या है? मैं डेफिनेशन लिखा हूं, प्रेस बायोपिया में वी कांट सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट एंड फॉर ऑब्जेक्ट, ये सारी चलो डेफिनेशन लिख लो यार। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया इन दिस डिफेक्ट, in this defect I cannot see, in this defect I cannot see near objects and far objects clearly, near objects and far objects clearly, अरे बस समझ में? अब आगे आपने ये वाला पूरा लिख देना प्रेस बायोपिया। चलिए तो इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रो, लिखिएगा सिंपल माइक्रोस्कोप है। बहुत ही अच्छे से बेटा इसका अपने डायग्राम वगैरह बनाना है। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो थोड़ा सा इसमें बेसिक थ्योरी लिखिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए जनरल कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप इज जनरल कॉन्वेक्स लेंस of लेस फोकल लेंथ। अच्छा इसकी फोकल लेंथ हमें क्या लेनी है बेटा? कम, ठीक है, ताकि इसका जो इमेज हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आ रही बात समझ में? बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। क्या है? एक टाइप का जनरल कॉन्वेक्स लेंस है और जिसमें इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? कम होती है। आगे लिखिए अगली लाइन में, आगे अगली लाइन लिखिए नेक्स्ट में, वी नो दैट नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ठीक है? यस, कोई ना, वी नो दैट
if an object placed in between optical center and focus, then its image will be एक के बाद एक लिखना, ठीक है। पहला वर्चुअल, सेकंड इरेक्ट एंड थर्ड लार्ज। बात समझ में आ गई? क्या होता है बेटा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। हम बिल्कुल बेसिक के बाद एक के बाद हम चीजें बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ए बी, मैं आपको मैग्नीफाइंग पावर जो भी चीजें मैं सब इसके साथ ही क्लियर करा देगा। ए बी ऑब्जेक्ट है और ये कहीं ना कहीं रखी है हमारी किसी डिस्टेंस पर, और ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब यहाँ से जो इमेज बन रहा है, अच्छा कोई लाइट जैसे सीधी जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्ट के कहाँ से फोकस से जाती है क्या बेटा? ऐसे कोई लाइट है इस तरह से यहाँ पे जाती है तो सीधी चली जाएगी। अब ये दोनों लाइटें आपस में कहीं मिलेगी तो नहीं है, कहाँ? लेकिन अगर इनको हम यहाँ पर पीछे की ओर बढ़ाएं, मतलब रोटेट लाइन से पीछे की ओर बढ़े इस तरह से, तो ये कहीं नहीं अपने मिलती हुई नजर आएगी। तो ये क्या हमारा इमेज बन जाएगा, और इस इमेज को हम नाम देते हैं एस। बात समझ में आ गई बेटा? अब यहाँ पे एक्चुअल में सीन क्या होता है, अगर हम बात करें मैग्नीफाइंग पावर, अरे ये यहां तक का सीन क्लियर हो गया। ये इमेज आपको देखना इरेक्ट लग रहा है, वर्चुअल है, और एज वेल एज क्या है, लार्ज है। बात समझ में आ रही है बेटा? यहां तक का सीन क्लियर है। अब यहाँ पे कोई भी जो होता है, कोई भी अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो दो मोड पे काम करता है। पहला मोड होता है कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दूसरा होता है फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट विजन ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, मतलब कि कितना क्या ले दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर के बारे में पढ़ेंगे। लिखिएगा, ये डायग्राम भी बनाना है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? मैग्नीफाइंग पावर, इसे हम एम से लिख लेते हैं। अभी डायग्राम कोई नहीं बनाएगा, मेरे से दिखाने के लिए बनाया, ठीक है। अभी लिखेंगे, बात करेंगे इसको। मैग्नीफाइंग पावर, तो लिखिएगा मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन, या इसे एक और हम नाम दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर मैग्निफिकेशन, दो नाम है इसके। तो लिखिएगा मैग्नीफाइंग पावर में द रेशियो ऑफ विजन एंगल ऑफ इमेज and vision angle of object when they are at same distance, जब दोनों कहां पर हो बेटा? सेम डिस्टेंस को। when they are at same distance is known as magnifying power of any optical instrument। यहां तक का सीन समझ में आया? Yes। दोनों अगर मान लो मैं अभी माइक्रोस्कोप लगा किसी चीज को देख रहा हूं, तो हम तो यही मानेगा ना कि भैया जहां पर इमेज है वहीं पे उसका क्या ऑब्जेक्ट, बस हमें क्या बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? हम क्या मानेंगे कि जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या हो गया, हमारा इमेज है। हम दोनों को यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे ही ट्रीट करते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या है, इमेज है। बस वो क्या करता है, उसको थोड़ा सा बढ़ा के दिखा दे रहा है। तो यहाँ पर सीन क्या है कि मान लो
अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, और ये जो ये हमारी आई है यहाँ पे, समझना बेटा इसको अच्छे से, एक एक चीज यहाँ पे काम करिए। तो ये वाला एंगल बना रही है यहाँ पे, मान लो कि थीटा हो, आ रही बात समझ में? इसी का हमने इमेज बनाया, और इमेज हमारा थोड़ा सा बड़ा इमेज है इस तरह से, और ये जो है हमारा इमेज, और ये हमारा इससे जो यहाँ पे एंगल, तो क्या इसे एंगल बना दिया गया है? Yes. इसे क्या बोलेंगे मतलब थीटा आई बोलेंगे। तो ये जो द रेशियो ऑफ थीटा आई टू द थीटा ओ इज नोन एज मैग्नीफाइंग पावर। बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? द विजन एंगल ऑफ द इमेज, द रेशियो ऑफ विजन एंगल ऑफ द इमेज एंड द विजन एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफाइंग पावर। क्या कब? जब दोनों की डिस्टेंस क्या हुई है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। अगर नहीं हो सेम तो भी हम यहाँ पे सेव कर देंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहाँ तक मैग्नीफाइंग पावर का सीन समझ में आ गया सारे बच्चों को? तो इसको भी आप चाहे तो ये नोट कर लीजिएगा, ये आई वगैरह बना के, ठीक। अब यार हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी साइड हम यहाँ पे h ले लेते हैं, और ये वाला जो इसकी हम क्या लेते हैं h। क्लियर है बेटा? अच्छा, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट जो ये यहाँ पे इमेज जो है बना रहा है, ये क्या हमारा थीटा ही हो जाएगा। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे रख लें, मतलब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक, बस मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इतनी डिस्टेंस कि हमारा ये यही मानते हैं कि जहाँ पर इमेज बन रहा है वहीं पर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये वाले डिस्टेंस को हम यहाँ पे नहीं मान लेते, कोई भी आप अपने हिसाब से मान सकते हो। फिर ये जब यहाँ पे आएगा तो ये जो एंगल बनेगा इसे ये वाला एंगल क्या, इसको मैं थीटा ओ लिखूं, और ये जो बड़ा सा इमेज है इसको क्या मैं थीटा आई लिखूं? अरे बस यस। तो मैग्नीफाइंग पावर की अगर बात करें, सबसे पहले अगर बात करें मैग्नीफाइंग पावर m, तो m इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? थीटा o अपॉन थीटा i, ऐसे कुछ पढ़ा है क्या हमने? Yes. क्लियर बेटा? थीटा o अपॉन थीटा i। अच्छा, थीटा o को हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? h डैश, सॉरी थीटा i को h डैश अपॉन d लिख सकते हैं? Yes. क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? h डैश अपॉन उल्टा बोल रहा हूं मैं, थीटा आई अपॉन थीटा ओ, उल्टा बोल रहा है, मतलब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ये होता है। और वहां पे भी यार साइड ऑफ इमेज अपॉन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट यही पढ़ा है अपन ने मैग्नीफिकेशन पावर में, याद होगा? क्लियर है? वो लीनियर मैग्नीफिकेशन, यहां पे एंगल है तो मैंने एंगल लिखा है, बस इसी बात, और कुछ भी अपन ने चेंज नहीं किया। तो यहां पे अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, बताओ जरा? h डैश अपॉन d लिख सकते हैं? यस। इसको क्या h अपॉन d लिख सकते हैं? ये क्या हो गया? डैश अपॉन तो यहाँ से भी h डैश अपॉन h ही आया क्या? आने बात समझ क्या है? यहाँ से भी h डैश अपॉन h, मतलब साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ, जैसे एडिटिव वही का वही है, क्योंकि मान लो दोनों को हम यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे ले तो ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? अरे यार अपन एंगल को ऊपर लिख सकते हैं tan थीटा, इसको i को ऊपर ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा i अपॉन tan थीटा, ये पढ़ा है आपने? Yes. थीटा को ऊपर tan थीटा लिख सकते हैं? Yes. tan थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए तो इसको पहले आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, फिर हम आगे। अब ये डायग्राम बनाना है, अब डायग्राम बनाना है आपको, पहले इसको नोट कीजिएगा फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपन यहाँ पे इसको एक और दूसरा तरीका ये बना सकते हैं कि मान लो हमारी ऑब्जेक्ट यू पे है और उसका इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे डी पर। मैं बताया था आपको कि अगर डी पे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे हमारा बिल्कुल वेल क्लियर हमारा इमेज बनेगा 25 सेंटीमीटर पे, याद है सभी को? और वैसे डी की वैल्यू क्या होती है जनरल आई के लिए अपना 25। अब देखो मैं यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ ओ ए बी, मतलब ये, तो इसमें क्या आपको यहाँ पे थीटा, यहाँ पे जो ये लग रहा है आपको थीटा आई के बराबर लग रहा है? यस। तो यहाँ से मैं अगर मैं tan थीटा आई लेता हूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ? h by u लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं बेटा? h by u। ऐसे ही ये वाले को मैं ट्रायंगल में थीटा हो, तो यहाँ पे भी ये वाली h है तो ये वाली भी h हो जाएगी। यस। तो इसको मैं h by d लिख सकता हूँ, क्या बताओ जरा? तो यहाँ बताओ tan थीटा o को क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? h by d। और मैग्नीफाइंग पावर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो अपन ने लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्म में अपन ने निकाला है। ये यहाँ पे अब देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? क्या बोला था मैंने? tan थीटा i अपॉन tan थीटा o, ऐसे बोला क्या बेटा मैंने? बस बोला भी आपसे, तो यहाँ से m इक्वल टू tan थीटा i इज व्हाट? d by u, और ये क्या है बताओ जरा? h अपॉन d,
एम जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है इसको। याद रखना, सीन क्लियर है? क्लियर है बेटा? और ये तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए था, अगर इसको आप याद करना चाहते हो तो नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ये याद रखना, सीन क्लियर है? मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं इतने से को हटा दे रहा हूँ। अब यहां पर मैग्नीफाई, मैंने बोला था आपको ये जो दो मोड पे काम करता है। पहला मोड नंबर 1, फर्स्ट मोड, इसको समझना बेटा, इसको बाद में आप नोट कर लो। ये याद है, सीन याद हो गया? क्या याद होना चाहिए सिर्फ आपको? डी बाई। जहां पर भी आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का जिक्र हो, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? डी बाई। डी इज व्हाट? एडीडी, जिसका यूनिट है 25 सेंटीमीटर, एंड यू द पोजीशन ऑफ द पोजीशन। पहला यहाँ पे पहली मोड ये है कि फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। पहला मोड क्या है कि फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म लो हमारा? इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। अगर फाइनल इमेज एट इंफिनिटी तो आपने पढ़ा है 1/v minus 1/u equal to 1/f। फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बन रहा है तो 1/v minus 1/, इसको अपन माइनस लेते हैं, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। याद है ना आपको? ये इसको माइनस लेते हैं इज इक्वल टू, तो फाइनल इमेज ये है। और फाइनल इमेज की आपकी पोजीशन कहां बन गई? इनफाइनाइट। अरे v की जगह क्या लिख देंगे? अरे v क्या पोजीशन ऑफ इमेज होती है ना, तो हमारा फाइनल इमेज कहां बन रहा है? इनफाइनाइट। तो यार यहां से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 1/u equal to 1/f, और इसको उल्टा करेंगे तो u equal to क्या हो जाएगा? f। अच्छा, तो यहाँ पे m इंफिनिटी अगर मैं बात करूं तो m इंफिनिटी कितना लूंगा बताओ जरा मैं? जहां पर भी u लिखा है तो क्या हो जाएगा? नहीं पढ़ा? पल्ले पढ़ गया। अब यहाँ पे मैं मोड नंबर 2 इधर लिखा रहा हूँ, मोड नंबर 2, फाइनल इमेज एट डी। इसका क्या मतलब हुआ? ये फाइनल है ना, डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन में वाले। तो यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा था 1/v minus 1/u equal to 1/f। तो 1/d की जगह क्या रख दूं मैं? d माइनस 1/, जब भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यह का सीन क्लियर है बच्चा, सारे बच्चों को? अच्छा, इसको इधर ले जाऊं तो ये माइनस 1/d तो उधर जाएगा, प्लस का 1/d, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/d। दोनों साइड d से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर d से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या? d/u हो जाएगा इक्वल टू d/f प्लस d/d। अच्छा बताओ जरा, d/u को क्या लिखा है? मैग्नीफाइंग पावर है क्या ये? तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या यहाँ पे? md क्यों लिखा हूं? फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है? d पर। m इंफिनिटी क्यों लिखा मैंने? फाइनल इमेज कहां बन रहा है? समझ आ गया? तो यहां से ये m लिख दिया मैंने, इसको md d/f प्लस, और ये क्या होगा? +1। अच्छा, कौन से वाला फायदे का सूत्र हमारे लिए? ये वाला या फिर ये वाला? कि जहां पे इमेज ज्यादा मैग्नीफाइड दिखे? ये वाला। जिसने इमेज जो है क्या बड़ा होकर दिखेगा, इसलिए मैग्नीफाइड। अरे बस समझ में? तो वापस रिवर्स जाओ, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, मैग्नीफाइंग पावर tan थीटा अपॉन tan थीटा अपॉन tan थीटा जो भी है वो या सिर्फ ये याद रह जाएगा। यस, d/u। इनफाइनाइट में बनेगा तो कितना हो जाएगा? d पे बनेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस। बस इतना से याद रह जाएगा। तो ये था अपना सिंपल माइक्रोस्कोप। बाकी के अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से।